Hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome to our channel. We are going to discuss the Inside IAS Daily Current Affair of 1st of December 2020. Regarding today's topic, from mains point of view, we are going to discuss 5 news, and from the prelims point of view, we are going to discuss there is only one news for the today's discussion. Okay, so let's start our discussion. सो GS2 पेपर से न्यूज़ है द विच कवर्स द टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट. ठीक है, जैसे हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट दैट इज़ अ रोपा एक्ट. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो वो एक्ट था 1951 का. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. पहली न्यूज़ से तो न्यूज़ है रिगार्डिंग होल्ड पोल वेयर द नोटा गॉट मोस्ट वोट्स पेटिशन. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक एडवोकेट जो है उन्होंने रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक पिटीशन फाइल की है रिगार्डिंग फॉर अ डायरेक्शन दैट अ फ्रेश इलेक्शन शुड बी held in the constituency where nota, that is none of the above option, garnered द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोटा क्या होता है. जैसे आप जानते हो जब भी हम इलेक्शन पे वोट करने जाते हैं, ठीक है, जब भी तब ऑब्वियसली एक पार्टी का सिंबल उसके साथ उनका नाम होता है. ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास नोटा का. ठीक है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव ऑप्शन. ठीक है, अगर हमें इन किसी में से कैंडिडेट को वोट नहीं करना तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नन ऑफ द अबव ऑप्शन को क्लिक करें. ठीक है, तो वो होता है नोटा. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो एडवोकेट है, ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कंटेक्स्ट, कि जो एडवोकेट है, ठीक है, एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशन फाइल की है कि अगर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा, ठीक है, गैनर दैट इज कलेक्ट हो, मतलब नोटा रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आए, सो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्रेश इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहिए. ऐसा पिटिशन उन्होंने फाइल किया है. एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर नन ऑफ द कैंडिडेट हु लॉस्ट टू द नोटा, ठीक है, वो जो कैंडिडेट होगा शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट द फ्रेश पोल. इस तरीके से उन्होंने बोला है. ठीक है, तो अभी जो एडवोकेट जिसने फाइल की है पिटिशन, उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए गए हैं. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ़ द इलेक्टोरेट हैज़ रिजेक्ट द कैंडिडेट बाय वोटिंग द नोटा. ठीक है, जो भी इलेक्टोरेट है, ठीक है, जैसे हम किसी को वोट करने जाते हैं, अगर हमने कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया बाय वोटिंग फॉर द नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन के लिए अगर हमने वोट किया, तब जो पार्टी है, ठीक है, पार्टी शुड बैरेड फ्रॉम द फील्डिंग देम अगेंस्ट द फ्रेश पोल. तो ठीक है, पार्टी शुड बी बैरेड, ऐसे उन्होंने बोला है. उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी बताया है दैट अ पार्टी जो रहेगी, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, शुड एक्सेप्ट दैट द वोटर हैव ऑलरेडी मेड देयर डिसकंटेंट लाउड एंड क्लियर. ठीक है, ऑब्वियसली हमने इनमें से किसी भी कैंडिडेट जिसका भी नाम था, ठीक है, जिसकी भी सिंबल थी, उस पार्टी के मेंबर को सिलेक्ट नहीं करते हुए नोटा प्रीफर किया है, तो ऑब्वियसली उन हमारा जो डिसकंटेंट है वो उसमें ही एक्सप्रेस कर दिया है. ठीक है, तो ये पार्टी को समझ लेना चाहिए और पार्टी शुल बी बैरिड फ्रॉम फाइलिंग देम अगेन इन द फ्रेश पोल. ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. उन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया है दैट इज राइट टू रिजेक्ट एंड इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट विच विल गिव अ पावर टू द पीपल कि वो एक्सप्रेस कर पाए उनका डिसकंटेंट. ठीक है, राइट टू रिजेक्ट. एंड जो राइट टू रिजेक्ट रहता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है. ठीक है, दैट विल हेल्प टू चेक द करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन. उसके साथ साथ कास्टिज्म और कम्युनलिज्म जो चलता है पार्टी में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्शन के टाइम पे जो होती है मैल प्रैक्टिसेस, उस पर एक चेक करने के लिए जो है राइट टू रिजेक्ट हेल्प हो सकता है. उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं फोर्स कर सकता है पार्टीज़ को कि वो इस ऐसे कैंडिडेट को टिकट दें, ठीक है, जो ऑनेस्ट हो और द पैट्रियोटिक कैंडिडेट. ठीक है, इस तरीके से एडवोकेट ने उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया है. नाउ रिगार्डिंग राइट टू रिजेक्ट, तो राइट टू रिजेक्ट जो था, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था लॉ कमीशन के थ्रू इन 1999. उसके बाद क्या हुआ, सिमिलरली जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने एंडोर्स किया था राइट टू रिजेक्ट फर्स्ट इन 2001. ठीक है, 2001 में उन्होंने भी बताया था. ठीक है, कब बताया था, अंडर द जेम्स लाइडहो. ठीक है, ये एक एक्स जो बोल सकते हैं, ठीक है, द देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ एक्स सिविल सर्वेंट. ओके, ही वॉज ऑल्सो एन एक्स सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो उनके टाइम पे जब था, ठीक है, राइट टू रिजेक्ट
it was endorsed by the Election Commission first in 2001. Along with this, when एस कृष्णमूर्ति, ठीक है, वो भी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने 2014 में प्रपोज किया था राइट टू रिजेक्ट इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म. इस तरीके से 1991 by the law commission, 2001 by the election commissioner and also by the election चीफ इलेक्शन कमिश्नर थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म के टाइम पे भी 2004 में भी प्रपोज किया गया था राइट टू रिजेक्ट, दैट इज यूज किया था राइट टू रिजेक्ट का प्रोविजन. रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड जो बैकग्राउंड है बिसाइड द बैकग्राउंड पेपर ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म जो प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के थ्रू इन 2010, उसमें भी प्रपोज किया था अगर किसी भी कैंडिडेट को सर्टन अमाउंट या सर्टन परसेंटेज ऑफ अ वोट नेगेटिव में आते हैं, तब इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको नलीफाई किया जाए और एक न्यू इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए. ठीक है, तो ये 2010 में ऐसा उन्होंने जो है, ठीक है, बैकग्राउंड पेपर ऑन अ इलेक्टोरल रिफॉर्म में प्रपोज किया गया था. नाउ रिगार्डिंग द नोटा इन द इलेक्शन, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, हम जैसे जानते हैं जो नोटा का ऑप्शन होता है वो इनिशियली जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए तब से नहीं था, बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको जो है लाया गया है. तब कब लाया गया है, जो लोकसभा में नोटा का जो ऑप्शन था, ठीक है, उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन में वो प्रिस्क्राइब किया गया था सुप्रीम कोर्ट थ्रू इन 2013, और जो राज्यसभा के पोल के टाइम पे नोटा का जो ऑप्शन है वो इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन कमीशन थ्रू इन 2014, सुप्रीम कोर्ट थ्रू 13 में, लोकसभा और जनरल असेंबली के टाइम पे, ठीक है, असेंबली इलेक्शन के टाइम पे, और राज्यसभा के पोल के टाइम पे 2014 में. ठीक है, अभी इसके बाद जो है इंडिया बिकम द 14th कंट्री टू इंस्टीट्यूट अ नेगेटिव वोटिंग. रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज द नोटा वोट कास्ट. ठीक है, तो नोटा का वोट किस तरीके से कास्ट होता है, मैंने इनिशियली पहले ही बता दिया था जब मैंने न्यूज़ स्टार्ट की थी, पर एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी ईवीएम मशीन होती है उसमें लास्ट एंड जो कैंडिडेट की लिस्ट जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे नोटा का ऑप्शन होता है. ठीक है, लास्ट में मेंशन किया जाता है. ठीक है, अर्लियर इन ऑर्डर टू कास्ट अ नेगेटिव बैलेट अ वोटर हैज़ टू इन्फॉर्म अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, तो जब हमारा इनिशियली ईवीएम मशीन का जो सिस्टम था वो नहीं था इलेक्शन के टाइम पे, पहले हम बैलेट पेपर पे ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करते थे, तो उस टाइम पे क्या था, अगर किसी भी पर्सन को नेगेटिव बैलेट, मतलब वही नोटा सिस्टम में जैसे हमें नन ऑफ द अबव कैंडिडेट लगता है, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को हमें वोट नहीं करना, तो उस टाइप का अगर हमारा व्यू होता, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है इन्फॉर्म करना पड़ता था. पर अभी जब से नोटा सिस्टम आया है ईवीएम मशीन में, तब से इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता है. रिगार्डिंग द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई हैज़ नोटा इफ देयर इज नो इलेक्टोरल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो नोटा है, ठीक है, गिव्स अ पीपल डिससेटिस्फेक्शन विथ consisting candidate an opportunity to express their disapproval, and this in turn increase the chances to more people turning up to cast their vote even if they do not support any candidate and decrease the count of a bogus voter. ठीक है, तो नोटा सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा जो है हम अगर हमारा, ठीक है, किसी भी पर्सन का डिसकंटेंट हो तो वो जो है बता सकते हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को उनको वोट नहीं करता मतलब नहीं करना है वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और जो एक बोगस वोट्स होते हैं उसका भी जो काउंट है वो भी डिक्रीज करने के लिए नोटा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. उसके साथ साथ ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट नेगेटिव वोटिंग has bring about a systematic change in a polls and a political parties which be forced to project a clean कैंडिडेट. ठीक है, ऑब्वियसली अगर पर्सन्स पीपल जो है, ठीक है, आम जनता जो है अभी अपना डिसकंटेंट बता रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको फोर्स करेंगी कि वो एक हॉनेस्ट और एक क्लीन कैंडिडेट को ही इलेक्शन में खड़ा करे. इस तरीके से हमने फर्स्ट न्यूज़ जो थी वो कवर कर ली. रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़, MLC डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर. तो रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है हैज़ हेल्ड दैट विश्वनाथन स्टैंड डिस्क्वालीफाई अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी इंडक्टेड इनटू द स्टेट कैबिनेट. इसके वजह से वो अभी स्टेट कैबिनेट पे शामिल नहीं हो सकते. ठीक है, तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट जो विश्वनाथन थे, ठीक है, इंकर्ड अ डिस्क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 164 क्लॉज 1B एंड आर्टिकल
सॉरी 361B, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी ये आर्टिकल क्या स्टेट करता है, आर्टिकल 164(1)B क्या बताता है, इट स्टेट दैट जो भी मेंबर होता है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ डिस्क्वालीफाई एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक है, तो अगर वो मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, देन वो किसी भी मिनिस्टर के पोस्ट में अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्टेट करता है आर्टिकल 164(1)B। रिगार्डिंग व्हाट इज द इशू, तो इशू क्या है रिसेंटली, ठीक है, क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो क्या हुआ है, एक पिटिशन फाइल हुई थी कोर्ट में और कुछ एलिगेशन लगाए गए थे विश्वनाथन पे, ठीक है, एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर क्यों बना, मतलब उनको बनाया गया था, ठीक है, फॉर द सोल पर्पज फॉर मेकिंग देम अ मिनिस्टर, डिस्पाइट एक फैक्ट उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि ही हैज़ लॉस्ट द बाईपोल, इवन दो मतलब उन्होंने इलेक्शन लॉस किया, देन ऑल्सो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड दस मेन पर्पस समझ में आता है, उनको मेंबर बनाया गया था, उनका मेन सोल एक पर्पस था कि वो उनको जो है मिनिस्टर बनाए। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड जो है इन पे एलिगेशन लगाए थे, और आपने मतलब इलेक्शन में आप लॉस्ट हो गए फिर भी आप कैसे मेंबर बन गए, ठीक है, इस तरीके से एलिगेशन लगाते हुए एक पिटिशन फाइल हुई थी। ठीक है, पेटिशनर ने आर्ग्यू किया दैट ही वॉज स्टिल डिस्क्वालीफाई एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नवंबर 19, ठीक है, नवंबर 19 में जजमेंट जो हुआ था, ठीक है, विच अफेल्ड करती है फॉर्मर असेंबली स्पीकर रमेश कुमार ऑर्डर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, कुछ दिन पहले भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी, ठीक है, रमेश कुमार का डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है, उनको जो अफेल्ड किया गया था, ठीक है, वो जो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस लगाने वाले थे, ठीक है, उसको अफेल किया गया था, तो हमने कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने आर्ग्यू किया था, ठीक है, जो ये विश्वनाथन है उनको स्टिल डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया। ठीक है, द पिल मेंटेन दैट अ डिस्क्वालीफाइड मेंबर कैन बिकम एलिजिबल टू होल्ड द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली इफ दे वॉन अ बाय पोल। ठीक है, अगर वो बाय पोल्स, ठीक है, बाय इलेक्शन वॉन मतलब जीतते हैं, ठीक है, विन करते हैं, देन एंड ओनली देन जो भी डिस्क्वालीफाई मेंबर होता है वो एलिजिबल होता है कि वो मिनिस्टर की पोस्ट हेल्ड कर पाए। इस तरीके से उन्होंने पेटिशन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा रिगार्डिंग द बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि दो आर्टिकल के अंडर में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, एक आर्टिकल था 164, ठीक है, 1B, एंड सेकेंड वन वॉज 361B। ठीक है, अभी 361B क्या बताता है, 361B बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन अ रिम्यूरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। तो इसमें क्या है, एज अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस अंडर द पैराग्राफ 2 ऑफ अ 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड एनी रिम्यूरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। ठीक है, जो भी डिस्क्वालीफाई होता है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस, तो 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऐसा भी मेंशन है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन also be disqualified to hold any remunerative political post for the duration of a period, ठीक है, commencement from the date of a disqualification till the next election, ठीक है, मतलब till the term of the office as such member should be expire or till the date on he consist a new election। ठीक है, जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होता तब तक, ठीक है, और जब तक उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया जाता है ही इज़ इलेक्टेड, ठीक है, तब तक जो है ही और शी इज़ पर्टिकुलर he is barred to hold any numerative political post. In this way we conclude this news. Moving toward the next news, sorry, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिलेटेड न्यूज़ है। तो क्या हुआ है रिसेंटली हम जानते हैं, तो FATF रिसेंटली हेल्ड मीटिंग हुई है, उनकी जॉइंट एक्सपर्ट मीटिंग कंडक्ट हुई थी। इट वाज अटेंड बाय द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक एंड इंटरपोल थ्रू जो है मीटिंग कंडक्ट हुई थी। ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, FATF सेड इट्स attach great importance to effective information sharing, which is one of the cornerstone of a well functioning of a anti money laundering, combating of a फाइनेंसिंग ऑफ अ टेररिज्म फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एक प्रॉपर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे इंपॉर्टेंस दिया गया था इस बार के मीटिंग में। ठीक है, वो
जो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ अ FATF के जो मेन फ्रेमवर्क के कंटेन है, दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैक्टिंग अ टेरर फाइनेंसिंग। ओके, इसके पहले मैं आपको FATF बताती हूँ, देन आई विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अ टेरर फाइनेंसिंग। रिगार्डिंग FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। अभी G7 कंट्रीज कौन से है? G7 कंट्रीज में क्या आता है? कनाडा आता है, ठीक है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ओके, दिस आर द G7 कंट्रीज। इनके इनिशिएटिव थ्रू जो है FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो वर्क करती है कि वो जनरेट करे नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट द नेशनल लेजिस्लेटिव एंड अ रेगुलेटरी रिफॉर्म इन द वेरियस एरिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है एट द OECD का, जहाँ पे हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पे इनका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। रिगार्डिंग द रोल FATF मेनली जब इस्टेब्लिश हुआ था, उनका मेजर रोल था कि वो एग्जामिन करे और डेवलप करे मेजर्स रिलेटेड टू कॉम्बैक्ट ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग। बाद में 2001 में जो है FATF का जो एक फ्रेम था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और उसको उसमें जो है एक्सपांड करके मैंडेटरी वहाँ पे ऐड किया गया इनकॉर्पोरेट एफर्ट टू कॉम्बैक्ट टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड भी प्रोविजन ले, ये भी बात जो है 2001 में ऐड की गई। फर्दर 2012 अप्रैल में इट एडेड एन एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ अ proliferation of a weapons of a mass destruction। okay, in this way ये तीन जो पॉइंट है दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड मास डिस्ट्रक्शन रिलेटेड वेपन्स, ठीक है, ये तीन रिलेटेड जो रोल्स है वो परफॉर्म किए जाते हैं FATF के साथ, ठीक है। अभी करेंटली यहाँ पे 37 जो है जुरिडिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर में जो रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट मेजर फाइनेंसिंग सेंटर एज अ in the part of a globe, and it also has an observer and the associated member. Now regarding the difference or the comparison between the money laundering and a टेरर फाइनेंसिंग, तो मोटिवेशन अगर देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग का तो प्रॉफिट सीकिंग होता है एंड टेरर फाइनेंसिंग एक आइडियोलॉजिकली बेस होता है, ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है मैटर करती है, ठीक है। टेररिस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट हम देख सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है उनका, उसके वजह से मोस्ट ऑफ द जो है टेररिस्ट अटैक होते हैं, ठीक है। सो रिगार्डिंग द मोटिवेशन बिहाइंड द मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज़ अ प्रॉफिट सेकिंग एंड द टेरर फाइनेंसिंग इट इज़ आइडियोलॉजिकल। नेक्स्ट, इंटेंशन क्या होता है? टू क्लीन इन अ टू क्लीन ill-gotten gain or a dirty money so that they appear to be proceed from the legal activities, ठीक है। तो dirty money, ठीक है, ऑब्वियसली जो ब्लैक मनी हम बोल सकते हैं या जो एक प्रॉपर एक लीगल एक्टिविटी थ्रू प्रोसीड किया हुआ मनी नहीं रहता, वो उसको गेन करना मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। और टेरर फाइनेंसिंग का क्या होता है? एक वायलेंस जो है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है, to intimidate a population or to compel a government or an international organization to do or abstract from doing any specific act through the threat of the violence, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको कुछ वर्क उनका परफॉर्म नहीं करने देना, ठीक है, और एक वो अपनी मनमानी करते हुए एक थ्रेट ऑफ वायलेंस थ्रू जो उनका जो डिमांड से उसको लाना, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग में आता है। रिगार्डिंग सोर्स ऑफ अ फंडिंग क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में? अनलॉफुल सोर्स होता है ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों के केस में भी अनलॉफुल सोर्स होता है, जैसे कि एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया, नार्कोटिक ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, फ्रॉड, थीफ, रॉबरी, आइडेंटिफाई थेफ, इन प्रॉपर यूज ऑफ अ चैरिटेबल और अ रिलीफ फंड, ठीक है, इसमें भी सेम ही है। एंड अलॉन्ग विद दिस लेजिस्लेटिव सोर्स भी आते हैं, सॉरी लेजिटिमेट सोर्सेज भी आते हैं, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग के एक्टिविटी के अंडर, जैसे कि चैरिटेबल डोनेशन हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स, बिजनेस ओनरशिप एंड अ पर्सनल एम्प्लॉयमेंट। दिस आर द फ्यू सोर्स ऑफ अ फंडिंग इन अ टेरर फाइनेंसिंग एंड दिस इज रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग। रिगार्डिंग द मेथड क्या होती है इनकी? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, एंड द सिमिलर एज
or similar to those the method of the crime and the laundering fraud. And एक लाइफ सर्कल यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, आप अगर क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड तो हम आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्कल को देखते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, फंडिंग की जाती है, देन उसको प्लेस किया जाता है, एंड देन प्रॉपर लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन। इन दिस वे द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यूइंग। एंड रिगार्डिंग द लीनियर लाइफ साइकिल होती है टेरर फाइनेंसिंग के यहाँ पे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहाँ पे एक सर्कुलर होती है, ठीक है, एक सर्कुलर प्रोसेस होता है जैसे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे लीनियर होता है। तो लीनियर किस तरीके से, फंडिंग, देन प्लेसमेंट एंड देन लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से इनकी प्रोसेस होती है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, GS3 पेपर से न्यूज़ है यमुना रिवर पोल्यूशन। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश की गई है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी थ्रू टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑन अ क्लीनिंग यमुना। तो की फाइंडिंग में ऐसा पता चला है कि जो फीकल कोलीफॉर्म होते हैं, ठीक है, एक माइक्रोबेल होते हैं जहाँ फ्रॉम अ ह्यूमन और एनिमल की एक्सक्रीटा से, ठीक है, तो ये जो होता है उसका जो लेवल है वो डिजायरेबल लिमिट से इंक्रीज हो गया है व्हेन जहाँ पे टेस्टिंग हुई थी यमुना के वाटर की, ये एक की फाइंडिंग में पता चला है। उसके साथ साथ फॉर बाथिंग इन द रिवर द डिजायरेबल लेवल ऑफ अ फीकल कोलीफॉर्म इज 500, ठीक है, 500 MPN और 100 ml और लेसर एज पर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो बाथिंग जो होती है फॉर बाथिंग इन द रिवर, उसका भी डिजायरेबल लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ बिसाइड लेवल ऑफ अ डिफरेंट पोल्यूटेंट आर अबव द परमिसिबल लिमिट इन द ग्राउंड वाटर सैंपल, ठीक है, जो पोल्यूटेंट का जो लिमिट होता है परमिसिबल लिमिट से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ये भी एक फाइंडिंग में पता चला है। उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर सैंपल मिला है, ठीक है, कलेक्ट किया है उन्हें फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट नियर द लैंडफिल, वहाँ पे भी जो है हार्डनेस जो होती है वाटर की वो भी एक डिजायरेबल लिमिट से ज़्यादा मिली है। एंड द लेवल ऑफ chlorine and calcium is also above the desirable limit in all the 4 sample, and the level of a sulfate was higher than the desirable limit जो होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर इन द सम ऑफ द लोकेशन। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट नहीं होना चाहिए वाटर में वो एक उनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा मिला है यमुना में, ठीक है। तो इन यहाँ पे कुछ फैक्ट भी मेंशन किए गए हैं कि जो यमुना है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, जो है नियर बंदरपूछ पीक इन द मसूरी ऑब्वियसली जानते हैं जहाँ पे IS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उत्तराखंड। एंड द रेंज ऑफ अ लोअर हिमालय इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर का ओरिजिन है। देन इट मेड द गंगाज एट अ संगम इन प्रयाग उत्तर प्रदेश आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। एंड ट्रिब्यूटरी इसके कौन से है, चंबल है, सिंध है, बेटवा एंड केन। रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फाइट फेक न्यूज़ ब्रिक्स मीडिया फोरम। तो जो 5th ब्रिक्स की जो मीडिया फोरम की एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट हुई है, एट द एंड ऑफ द सबमिट जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे कॉल फॉर द 5 नेशन टू वर्क टुगेदर एंड जॉइंटली वो कॉम्बैट करे वायरस ऑफ अ डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं डिसइंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके पहले भी थी पर पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं नुस्खे मिल आ रहे थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, कि इस तरीके से कोरोना जा सकता है, पर स्टिल इस टाइप की जो डिसइंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको उन्होंने एक वायरस करके बोला है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए दे कॉल फॉर अ 5 नेशन टू वर्क टुगेदर। एंड रिगार्डिंग द कंसर्न एसोसिएटेड, जैसे हम चाहते हैं कॉमन थ्रेड अमॉन्ग द मेंबर इज ग्रोइंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ मिस इन्फॉर्मेशन और द फेक न्यूज़, ठीक है। द न्यूज़ मीडिया जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली डेली न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ अ मीडिया जो बैडली हीट हुए हैं ड्यूरिंग द पैंडमिक। एंड जो डिसइंफॉर्मेशन है इज बिंग ट्रांसमिटेड ग्लोबली एट अ रैप स्पीड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वो बढ़ती है। सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ठीक है, इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है डिसइंफॉर्मेशन उसका स्प्रेड अप हुआ है। और पैंडमिक के टाइम पे जैसे हम जानते हैं कि जो ऑथेंटिक जो मोस्टली ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, इस टाइप के जो सर्विसेज थे उसमें बैडली हिट हुआ है। एंड इट वाज आल्सो अ मेजर थ्रेट नॉट जस्ट टू द मेन स्ट्रीम मीडिया बट इम्पोर्टेंटली टू द लाइव्स एंड द वेलबींग ऑफ अ 10
of million of the people and the safety of a integrity society as the whole. These are the concerns regarding the virus of a डिसइंफॉर्मेशन निकादिंग अभी नीड ऑफ अवर क्या है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, तो जो ब्रिक्स मीडिया फोरम है कैन मेक अ रियल डिफरेंसेस टू फाइट अगेंस्ट मोटिवेटेड एंड हार्मफुल डिसइंफॉर्मेशन। किस तरीके से, तो सबसे पहला उन्होंने भी बताया है कि प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करें रिलीवेंट मीडिया एक्सचेंजेस, ठीक है, वर्कशॉप, ट्रेनिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, इंटरेक्शन विद द टेक्नोलॉजिकल कंपनी दैट आर विलिंग टू वर्क विथ अस टू कंटेन एंड एंटर द और सॉरी एंड द मिसेंस, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने, ठीक है, वर्कशॉप कंडक्ट करना, ट्रेनिंग करना जर्नलिस्ट को प्रॉपरली, ठीक है, ये एक उन्होंने भी बताया। नेक्स्ट क्या है, रिगरस फैक्ट चेकिंग, ठीक है, फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एक वेल ट्रेन टीम से, ठीक है, ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड अ न्यू टाइप ऑफ अ स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है, फास्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन जो सप्लीमेंट करें एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, ठीक है, जो एड्रेस कर पाए ये डिसइंफॉर्मेशन का जो ज़्यादा स्प्रेड होता है उसको, उसके साथ साथ डिप्लॉय करें, डिप्लॉयमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी सच एज एआई, ठीक है, एआई जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी कुछ सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ला पाए, इस पर भी वर्क करना चाहिए। ऐसा उन्होंने दो एक सजेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द ब्रिक्स मीडिया फोरम, तो जो चाइना है, ठीक है, चाइना सिंहुआ न्यूज़ एजेंसी केम अप विद द आइडिया ऑफ अ ब्रिक्स मीडिया फोरम इन 2015, ठीक है, जो प्रमोट करता है मीडिया कोऑपरेशन पे, ठीक है। फोरम का एम ऐसा है कि वो इस्टेब्लिश कर पाए एक इफिशिएंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अमॉन्ग द ब्रिक्स मीडिया, एडवांस इनोवेशन, ड्राइव मीडिया डेवलपमेंट और गैदर कर पाए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कि वो डेवलप करे ब्रिक्स कंट्रीज को अंडर द एक्सचेंज एंड अ प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन अंडर द मैकेनिज्म, ठीक है। तो ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज आते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये वाला आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए रहा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ फैक्ट फॉर द प्रीलिम, तो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, सो एक रिवराइन टर्टल है, एंडेमिक है टू द इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, जनरली ओमनीवरस होता है, ठीक है, प्रिडोमिनेटली कार्निवरस एंड नॉक्टर्नल एंड कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखा जाए वनरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में। स्पीशीज जो है इसकी इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द एपिडेमिक्स 1 ऑफ सिटीज एंड प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, बिलोंग करती है फैमिली जो है ट्राइनोचिड, ओके। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड प्लीज़ डू, आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द न्यू अपडेट।